अभी दिख रही है जी सभी को? No, sir. So sir. the previous side is visible. ओके, नाउ इट्स विजिबल. Yes, sir. यस. Yes, sir. Yes, sir. So this is a very important concept. I am sure this will be asked in the exam. Okay. Again, I am telling you, this thumb and this area is supplied by the median nerve, जिसको हम बोलते हैं लेबरर्स नर्व. जब कोई भी बोझा उठाना होता है तो ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वाला जो पार्ट है हैंड का, ये म्यूजिशियंस यूज़ करते हैं वाइल प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार एंड ऑल. So this is supplied by the ulnar nerve, which is known as the musician's nerve. Okay. When the median nerve is paralyzed, so if the paralysis is at the level of the elbow, then finger becomes like this. It cannot be flexed. Pointing index. I hope you can see the pointing index on the screen. Yes. Okay. Yes, sir. Okay. And when it is paralyzed at the level of wrist, so ये जो thumb है, which is normally at right angles to the rest of the carpals, this comes to lie almost parallel to them, just like an ape or a monkey. So this is known as the ape thumb deformity. याद रखोगे? Right? So ये मीडियन नर्व को चेक करने के लिए क्या क्या कर सकते हो? मीडियन नर्व को चेक करने के लिए एक तो उसका हाथ देखोगे कि ऐसे पॉइंटिंग तो नहीं है, फ्लेक्शन हो पा रहा है कि नहीं. ठीक है. एक उसके हैंड्स देखोगे, एप थंब डिफॉर्मिटी तो नहीं है. ठीक है. दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, यू कैन आस्क हिम टू टच अ पेन विद द थंब. आप लोग करके देखो. थंब के पास रखो, छू सकते हो? छू सकते हो. मैं देखो, मैं छू सकता हूँ. जिसकी मीडियन नर्व इंजर होएगी वो कभी भी ये मैनूवर नहीं कर पाएगा. इसको कहते हैं पेन टेस्ट. पेन टेस्ट. इसके लिए सिर्फ एक पेन की ज़रूरत है. तो ये आपको सिंपल क्लिनिक पे भी कर सकते हो. यू डोंट नीड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट. पेन टेस्ट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू चेक फॉर द अल्नर नर्व. अल्नर नर्व किसे सप्लाई करती थी? इस वाले एरिया को. इस वाले एरिया को. तो ये मिडल, Musicians. या सो ये मिडल फिंगर को भी सप्लाई करती है. तो आपने पेशेंट को आस्क करना है कि ये मिडल फिंगर को टू एंड फ्रो मूव करो, लेफ्ट एंड राइट. आप देख रहे होगे. ठीक है. तो जिसकी अल्नर नर्व पैरालाइज्ड होएगी वो मिडल फिंगर को मूव नहीं कर पाएगा टू एंड फ्रो, लेफ्ट एंड राइट. आ रही है बात समझ में? इस टेस्ट का नाम क्या है ये आपको दिख रहा होगा. पेन टेस्ट सबको देख लिया. पेन टेस्ट किसके लिए है? Median nerve. मीडियन नर्व, टू चेक फॉर द मीडियन नर्व. फिर ये अल्नर नर्व के लिए है इगावा टेस्ट. इगावा टेस्ट है कि जो मिडल फिंगर है वो आप टू एंड फ्रो नहीं मूव कर पाओगे. क्यों नहीं मूव कर पाओगे? बिकॉज इसे अल्नर नर्व सप्लाई कर पा रही है. अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है तो ये कमज़ोर हो जाएगा और आप इसको लेफ्ट एंड राइट नहीं मूव कर पाएंगे. इगावा टेस्ट याद रखोगे. दिख रहा है सभी को? स्क्रीन तो दिख रहा है. बात Yes, बात समझ आ sir. रही है Yes, मेरी? yes, sir. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? ओके. दूसरा टेस्ट क्या कर सकते हो कि ये जो इंटर ओसाए हैं, पामर इंटर ओसाए है ना, छोटी उंगलियां, इन पे ऐसे एक पेपर या कार्ड घुसा दो, विजिटिंग कार्ड या पेपर. ठीक है. एंड ट्राई टू पुल इट आउट. ठीक है. अब ऐसे आप बहुत जोर की जोर लगाओगे तो बाहर निकल ही आएगा, है ना. यहाँ पे टग ऑफ वॉर नहीं करना. यहाँ पे जेंटली आपने हल्का सा प्रेशर देना है. तो अगर आपको रेजिस्टेंस फील हो रहा है इसका मतलब जो अल्नर नर्व है वो अभी तक बिल्कुल ठीक है, दैट इज़ प्रिजर्व्ड. बट स्लाइट प्रेशर के साथ ही अगर ये बाहर निकल आए कार्ड और पेशेंट इसको रोक ना पाए, है ना,
दैट मीन्स दैट देर इज पैरालिसिस ऑफ द अल्नर नर्व. समझ आ रही है बात बच्चों? सो दिस इज नोन एज द कार्ड टेस्ट. दिख रहा है सभी को? कार्ड टेस्ट. कार्ड टेस्ट, राइट? कार्ड टेस्ट. सो ये टेस्ट है अल्नर नर्व के लिए. एक है टेस्ट कार्ड टेस्ट, ठीक है. एक है टेस्ट इगावा टेस्ट, ठीक है, राइट? ओके. एक और टेस्ट होता है मीडियन नर्व के लिए. मीडियन नर्व के लिए आपको याद है, एक तो ये टेस्ट था मीडियन नर्व के लिए, Pen test. पेन टेस्ट, टेस्ट. है ना. कई बार कई लोग ऐसे भी करते हैं, देखा है, मैनूवर सा करते हैं, है ना. वी आर टुगेदर, डोंट वरी, वी आर टुगेदर, है ना. तो ये मैनूवर जब कराएंगे, क्लैस्पिंग ऑफ हैंड्स कहते हैं, क्लास्प कर लिया. इसमें ये जो उंगलियां हैं ना, नॉर्मल इंसान की ऐसी होनी चाहिए. आप लोग क्लैस्प करो एज अ साइन ऑफ गुडविल, है ना. जो नहीं कर रहा मैं समझूंगा मुझसे नाराज़ है. एक दो लोग नहीं कर रहे, मैं सोच रहा हूँ दे आर एंग्री विद मी, ठीक है. सो जिसका ऐसे उंगली रह गई, इसका मतलब है ये एरिया सप्लाई कर रही है मीडियन नर्व. मीडियन नर्व का पैरालिसिस है. इसको बोलते हैं ऑक्सनर क्लैस्प टेस्ट. थैंक यू सो मच. ऑक्सनर क्लैस्प टेस्ट. ये फोटो आपको नहीं समझ आएगी, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ. ऑक्सनर क्लैस्प टेस्ट. So the person is unable to flex the forefinger in the Ochsner clasp test. क्लियर है बात? बच्चों ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है. मीडियन नर्व प्रीडोमिनेंटली ये वाला एस्पेक्ट सप्लाई करता है, अल्नर नर्व ये वाला एस्पेक्ट सप्लाई करता है. स्क्रीनशॉट खींच लिया सभी ने? यस. नेक्स्ट है, अगर मीडियन नर्व पैरालाइज हो जाए तो ये फोर फिंगर पॉइंटेड ही रहेगा, ये फ्लेक्स नहीं हो पाएगा. तभी हम ये कराते हैं ऑक्सनर क्लैस्प टेस्ट. आम इंसान में ऐसे मैनूवर करेगा, पर जिसकी मीडियन नर्व पैरालाइज्ड है वो इनएबिलिटी टू फ्लेक्स होगी. ऑक्सनर क्लैस्प टेस्ट. पॉइंटिंग इंडेक्स भी पॉजिटिव होगा और एप थंब डिफॉर्मिटी हो जाएगा, यानी कि थंब नॉर्मली एट राइट एंगल होता है, वो सेम पैरेलल हो जाएगा टू द रेस्ट ऑफ द फिंगर्स. टेस्ट हम कराएंगे पेन टेस्ट फॉर द टू सी द इंटेग्रिटी ऑफ द मीडियन नर्व, ठीक है. अल्नर नर्व के लिए बता सकते हो कोई टेस्ट? अल्नर नर्व Card test. एक तो कार्ड टेस्ट है. तो ये पामर इंटरऑशाई में आप रखोगे कार्ड को एंड यू विल सी इफ एनी रेजिस्टेंस इज फेल्ट टू द मूवमेंट. अगर कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब अल्नर नर्व इज इंटैक्ट. अगर रखते सारी विड्रॉ हो जाए पेपर, इसका मतलब है कि इट इज़ वीक और देर इज सम पैरालिसिस. सेकेंड टेस्ट इज इगावा टेस्ट, when the middle finger can be moved left and right. Okay, so this indicates if it cannot be moved, that means that there is some problem with the ulnar nerve. कई लोगों में ऐसे हो जाते हैं. वैसे आपके हॉस्टल्स में इसका मतलब कुछ और होता है, बट ऐसे रिस्ट ड्रॉप हो जाए इसका मतलब होता है रेडियल नर्व पाल्सी. रेडियल नर्व. तो दोस्तों इस रेडियल नर्व पाल्सी का एक स्पेशल नेम है जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है, सैटरडे नाइट पाल्सी. सैटरडे नाइट पाल्सी विच कॉजेज रिस्ट ड्रॉप. क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग बताइए. वन ऑफ द टेस्ट टू बी डन फॉर इंजरी टू द अल्नर नर्व. ये आप लोग Card आंसर. test. कार्ड टेस्ट, राइट. तो ये ऑक्सनर क्लास्पिंग टेस्ट क्यों नहीं हो सकता? ऑक्सनर क्लास्पिंग टेस्ट
वो किसके लिए होता था? मीडियन नर्व। तो अल्नर नर्व के लिए थोड़ा ना करेंगे। रिस्ट ड्रॉप टेस्ट या फुट ड्रॉप टेस्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो किसके पैरालिसिस को इंडिकेट करता है? रेडियल नर्व्स। रेडियल, है ना? समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है। ये एक्चुअली क्वेश्चंस पता है कहाँ के हैं? ये ऑर्थोपेडिक्स के क्वेश्चंस हैं, बट जो मेडिकल साइंसेस के क्वेश्चंस हैं वो डेंटल वालों को भी आते हैं। तभी मैं आपको कहता हूँ कि अक्रॉस पढ़ा करो, जो एमबीबीएस वालों की बुक है, क्योंकि ताकि आप उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सको। एनीवेज, नेक्स्ट इज क्लम्पकेज पैरालिसिस इज व्हाट? दिस इज अ लोअर ब्रेंकियल प्लेक्सिस लीजन। ठीक है, आप लोग थक तो नहीं गए हो? नहीं दोस्तों, ब्रेंकियल प्लेक्सिस क्या होता है? ब्रेंकियल प्लेक्सिस, ये फोटो देख लो, ये ब्रेंकियल प्लेक्सिस होती है लाइक अ मेशवर्क ऑफ नर्व्स, है ना? तो ये सर्वाइकल रीजन से शुरू होती है। सर्वाइकल रीजन आर्म पिट को और शोल्डर को सप्लाई करती है, और स्पाइनल कॉर्ड और ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में जाती है। दिख रही है ये नर्व्स? ये जाली बिछी हुई है जो कि सर्वाइकल रीजन से जा रही है, शोल्डर और आर्म पिट एक्जिला को सप्लाई कर रही है, और फिर ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड और नीचे जा रही है लिम्स में। ठीक है, सो दिस इज अ स्पेशल प्लेक्सिस, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिसिटी की तारें होती हैं, है ना? तो इसको रिपेयर करना, अगर इंजरी हो जाए तो बहुत ही मुश्किल है, और इसकी कुछ अनोमलीज होती हैं, हम उसकी बात करेंगे। सो ये ब्रेंकियल प्लेक्सिस की एनाटमी है। दिस इज हाउ द ब्रेंकियल प्लेक्सिस ट्रेवल्स, आपको अभी मैंने समझाया है। सो ये देखो दोस्तों, ये ब्रेंकियल प्लेक्सिस दो में डिवाइडेड है। ये वाला ऊपर वाला एरिया जहाँ मेरा कर्सर है, इसको बोलते हैं अपर ब्रेंकियल प्लेक्सिस। ये किसके लेवल पे होता है? C5 C6। सभी को दिखाई दे रहा है? C5 C6 के लेवल पे होता है अपर ब्रेंकियल प्लेक्सिस, और C8 T1 के लेवल पे होता है लोअर ब्रेंकियल प्लेक्सिस। तो ये जो मेशवर्क है, ये मेशवर्क डिवाइडेड है अपर पार्ट, जिसको बोलते हैं अपर ब्रेंकियल प्लेक्सिस, विच इज एट द लेवल ऑफ C5 C6 vertebra, and the lower brachial plexus which is at the level of C8 and first thoracic vertebra। बहुत इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट ये फोटो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो अपर पार्ट है, जाली, जो अपर पार्ट ऑफ ब्रेंकियल प्लेक्सिस है, ध्यान से सुनना ये कैसे इंजर होता है। ओके, जस्ट लिसन हाउ इट गेट्स इंजर्ड। इमेजिन करो बच्चों कि कोई बहुत तेज़ स्पीड पे मोटरसाइकिल से जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ ग्रुप में, एक बार चेक करिएगा। तो वो मुंह के बल गिरा, फोटो देख लो ग्रुप के अंदर। जब वो मुंह के बल गिरेगा तो उसका शोल्डर खिंच जाएगा, खिंच जाएगा। शोल्डर विल बी एट द बिलो द लेवल ऑफ हेड। दिख रहा है सभी को, है ना? और हो सकता है ऐसे फीट ऐसे ऊपर हो और ऐसे मुंह के बाहर गिरे। सुना है ना, मुंह के बल गिरना, है ना? तो ये सारा एरिया डिस्प्लेस हो जाएगा, शोल्डर वाला और लोअर लिम्स वाला। तो उसको क्या चीज़ होने का चांस है? अपर ब्रेंकियल प्लेक्सिस लीजन और अपर ब्रेंकियल प्लेक्सिस पैरालिसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ब्स पैल्सी, ERBS, अर्ब्स पाल्सी, अर्ब्स पाल्सी। अर्ब्स पाल्सी। इफ़ यू डोंट माइंड, कैन आई जस्ट आस्क यू, आप लोगों का कभी चालान हुआ है पुलिस? नहीं हुआ? हुआ है ना? चंडीगढ़ में जो लोग रहते हैं उनको तो कॉमनली होता है। तो कई बार ना जो चालान अंकल या काट रहे होते हैं, आप उनको कहते हो कि सर रहने दो, है ना?
फिर आप कहते हो कि जी कोई अनऑफिशियल चालान हो सकता है। अनऑफिशियल का मतलब समझते हो? मनी, कई बार आपकी जान बच सकती है। तो वो कहते हैं अच्छा जी बाबू जी तुसी डॉक्टर हो तानू छड़ देने 500 रुपये दे दो। ओके, तो वो है ना ऐसे बड़ा सीक्रेटली आपको साइड पे लेके जाएंगे, ऐसे हाथ कर लेंगे, ऐसे आप चुपचाप से 500 का नोट दोगे, वो कहेंगे भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ, है ना। तो जिन लोगों को, ध्यान से सुनो, अर्ब्स पैरालिसिस होता है, अपर ब्रेंकियल प्लेक्सिस लीजन, उनका हाथ ऐसे हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पुलिसमैन रिसीविंग अ टिप और पुलिसमैन रिसीविंग अ ब्राइब डिफॉर्मिटी। जिन लोगों के पेरेंट्स पुलिस में है, बुरा मत मानना, कई लोग हैं आज, हरसिमरन वगैरह, लकीली दे आर नॉट हेयर, सभी पुलिसमैन ऐसे नहीं होते, बट जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो दोस्तों ये देख लो, ये मुंह के बल गिरा, मुंह के बल गिरा, किससे? बाइसिकल से गिरा या मोटरसाइकिल से गिरा, तो इसका अपर ब्रेंकियल प्लेक्सिस लीजन हो गया, तो हाथ इसका ऐसे हो गया, पुलिसमैन रिसीविंग अ टिप डिफॉर्मिटी। ये देख लो ऐसा हो जाता है अर्ब्स पैरालिसिस में, पुलिसमैन रिसीविंग अ टिप। दिख रहा है सभी को? पुलिसमैन रिसीविंग अ, तो दिस इज एट द लेवल ऑफ C5 C6। अच्छा, ऐसे बंदे को अगर पानी पीना हो, पानी पी पाएगा? ऐसे देखो, देखो ऐसे देखो, आई एम ट्राइंग। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसको अर्ब्स पैरालिसिस हो जाता है, ही कैन नॉट ब्रिंग द टम्बलर ऑफ वाटर टू हिज लिप्स, है ना। ये प्रैक्टिस करना, आप अपने मम्मी पापा को दिखाना है या अपने फ्रेंड्स को कि ये टम्बलर ऐसे जा सकता है, मेरे से तो नहीं जा रहा, ठीक है। ये देखो टम्बलर ऑफ वाटर है, पानी पी रहा हूँ, बहाने सिर्फ पानी पी लिया मैंने, ठीक है। बट जिसको अर्ब्स पैरालिसिस है वो नहीं पी पाएगा, राइट। दोस्तों ये जो नर्व्स का मेशवर्क है, नर्व्स का मेशवर्क, अगर लोअर पार्ट इंजर हो जाए तो वो इंजर हो सकता है एट द लेवल ऑफ C8T1। C8T1, तो इसको बोलते हैं क्लम्प केस पैरालिसिस। सो ये ब्रेंकियल प्लेक्सिस है, अगर इसका लोअर पार्ट नर्व्स की शीथ का इंजर हो जाए, इसको बोलते हैं C8T1 के लेवल पे, इसको बोलते हैं क्लम्प केस पैरालिसिस। तो जिसको ये पैरालिसिस होता है उसका हाथ ऐसे हो जाता है, क्लॉ हैंड, क्लॉ हैंड। अब आप पूछोगे सर ये इंजरी कैसे होती है? इमेजिन करो कि आप डेंटोरिक्स की क्लास से भाग रहे हो, भाग रहे हो डर के मारे कि अरे बॉस परेशान करता है, भागते भागते पेड़ पे चढ़ गया, आप नहीं चढ़े, कोई और चढ़ गया, है ना। बाय चांस पेड़ की डाली है कमज़ोर, तो पेड़ की डाली का हो गया ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर समझते हो? इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। तो आप ऐसे डाली से ना लटकने की कोशिश करोगे ताकि आप गिर ना जाओ। सिचुएशन दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिख रहा है पेड़ की डाली से गिरने लगा है बंदा, और ये पेड़ की डाली को ऐसे खींच रहा है ना। तो जब ये पेड़ की डाली को खींचेगा ना, तो ये वाला पार्ट जो है एक्सिला और लोअर बैक, है ना, ये वाला, ये खिंच जाएगा। तो यहाँ पे जो भी नर्व्स हैं, लोअर ब्रेंकियल प्लेक्सिस, ये भी स्ट्रेच हो जाएगा और पेशेंट को हो जाएगा क्लम्पकेस पाल्सी। फोटो दिख रही है सभी को? सो क्लम्पकेस पैरालिसिस इज अ लोअर ब्रेंकियल प्लेक्सिस लीजन, ओके, and it occurs when the person suddenly falls from a tree and is trying to hold the bark or the branch of a tree. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि नॉर्मली हम लोग सीधे ही पैदा हुए हैं, है ना। हम सिर निकलता है, फिर पाँव निकलते हैं, है ना। कई लोग उल्टे पैदा होते हैं, सुने ब्रीच डिलीवरी। पंजाब में और नदर्न इंडिया में एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कि जिन लोगों की बहुत पुरानी पेन्स होती हैं या जिनकी पीठ की दर्द नहीं ठीक होती, जो बंदा पुट्ठा पैदा होता है उससे एक लात खा लो, और फिर वो जब आप लात खाते हो ना तो दोबारा मुड़ के नहीं देखना होता। और कहते हैं लोग कि बहुत इफ़ेक्टिव होता है, दो आई डोंट नो व्हाट्स द साइंस बिहाइंड इट, ठीक है। तो अब ऐसा ना हो कि पीठ में आपकी दर्द हो तो आप पुट्ठा पैदा हुआ बंदा ढूंढने लग जाओ, ब्रीच डिलीवरी, ओके। सो ये जो पुट्ठे पैदा होते हैं, ये तो सीधा है शायद, पुट्ठे जो पैदा होते हैं, सो उन लोगों में भी जब खींचते हैं बच्चे को
तो ये लोअर ब्रेंकियल प्लेक्सेस इंजर होने का बहुत चांस होता है ब्रीच डिलीवरी में भी, ठीक है। सो क्लम्पकेस पैरालिसिस। सो क्लम्पकेस पैरालिसिस में हाथ कैसा हो जाएगा? क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी। claw hand. सो आप देख रहे हो एक क्लम्पकेस पैरालिसिस में वेस्टिंग ऑफ फोरआर्म मसल्स हो रहा है और हाथ कैसा है? क्लॉ हैंड। फिर एक रेडियल नर्व पाल्सी आती है, उसमें हाथ होता है ऐसे, रिस्ट ड्रॉप एंड फुट ड्रॉप। अर्ब्स पैरालिसिस में क्या होता है? policeman asking for a tip deformity, policeman asking for a trip and inability to bring the tumbler close to the mouth, right? So जल्दी से बता सकते हो अपर ब्रेंकियल प्लेक्सिस कौन सी लोकेशन पे होता है? Five and C6. लोअर ब्रेंकियल प्लेक्सिस कौन सी लोकेशन पे होता है? D1. C8T1। अपर ब्रेंकियल प्लेक्सिस कैसे, फोटो दिखाऊंगा कैसे इंजर हो सकता है? Falling from a bike. Falling from a motorcycle or from a high velocity object, right? क्या कंडीशन हो जाएगी अपर ब्रेंकियल प्लेक्सिस इंजरी हुई तो? Policeman पुलिसमैन आस्किंग फॉर अ टिप, राइट? लोअर ब्रेंकियल प्लेक्सिस जो है C8T1 के लेवल पे होता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में इंजरी होगी या हो सकती है when a person is holding the branch of a tree while falling. These are just a few examples. So क्या हो जाएगा? क्लॉ हैंड क्लम्पकेस पैरालिसिस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। रेडियल नर्व पैरालिसिस और सैटरडे नाइट पाल्सी। क्वेश्चन नंबर 29th, लैंगर लाइंस आर यूजफुल फॉर इंसिजन्स। लैंगर लाइंस क्या होती है बच्चों? एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनके पैरेलल हमें इंसिजन देना होता है, बिकॉज दे आर शोइंग द ओरिएंटेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स इन द डर्मिस, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस है, अगर आप उन लाइंस के परपेंडिकुलर इंसिजन्स दोगे तो स्कार्स बनने का ज़्यादा चांस है। सो लैंगर लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, okay, which show the direction of the collagen fibers in the body. तो आपको ऐसे दिखेंगी लैंगर लाइंस, something like this throughout the body. So you should give incisions parallel to these lines because they show the direction of collagen fibers. If you give perpendicular to them, so chances of scar formation are more. ठीक है, बात समझ आ गई सभी को? Next is gut suturing material is absorbed by proteolysis, ठीक है। कोई बता सकता है ये चीज़ कहाँ से मिलती है? एक suturing material होता है, Gut of sheep. गट ऑफ शीप। देखो ये जो वर्ड है ना, ये मिसनोमर है, मिसनोमर। लगता कुछ और है, होता कुछ और है, ठीक है। सो लगता है ऐसे कि कैट की गट से, यानी कि कैट के इंटेस्टाइन से मिलता होगा, बट दिस इज एक्चुअली डेराइव्ड फ्रॉम द शीप्स गट और सिरोजा ऑफ द शीप्स इंटेस्टाइन। तो इसका नाम कैट गट कैसे पड़ गया? ठीक है, ये दोस्तों कैट गट जो है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड नोन एज किट गट। किट गट, अगर आपने कभी कठपुतली का नाच या कठपुतली का खेल देखा हो, तो ये कठपुतली जो है ये डांस करती है और कुछ थ्रेड्स लगे होते हैं और पीछे कर्टन लगा होता है और इसका मास्टर बैठा होता है। मास्टर समझते हो? जो कठपुतलियों को चला रहा होता है। तो ये जो पतले पतले धागे हैं जिनसे कठपुतली डॉल चलती है, उसका नाम था किट गट। तो मॉडिफाई होते होते ये कैट गट पड़ गया नाम। ये कठपुतली के धागों की तरह ये सूचर लगता है, ब्राउन से कलर का होता है, ब्राउन से कलर का सूचर। कोई बता सकता है आप में से कि ये कैट गट सूचर कैसे पैक करते हैं हम? कोई खास तरह से इसकी पैकिंग करते हैं?
दोस्तों जब भी आप कैटगट को खोलोगे, ध्यान से सुनना, तो आपको एक लिक्विड सा बाहर निकलेगा। कैटगट को कंपलसरी होता है कि जब भी हम पैक करें, इट शुड बी डिप्ड इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इट इज स्टोर्ड इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू कीप इट मॉइस्ट, नहीं तो ये टीयर कर देगा टिश्यू को बुरी तरह से, इसकी प्रेजर्वेशन के लिए। ये क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया पीजी 2004, आप डेंटल पल्स में चेक करना, 2004 में ये, तब नीट नहीं कहते थे, तब इसका नाम था AIPG। So this is a question of AIPG 2004. So catgut is dipped in isopropyl alcohol. Question number 31. Clotting capacity of blood after storage diminishes. ये पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना? Clotting capacity कम हो जाती है after storage, right? Platelets जो हैं, normal lifespan of platelets is 7 days, but stored blood में सिर्फ 3 दिन वो सर्वाइव करती हैं, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ फैक्टर 8 इज 12 आवर्स, यही है आंसर, 12 आवर्स, ठीक है। सो फैक्टर 8 का एक रिच सोर्स है क्रायो प्रेसिपिटेट, याद है आपको पढ़ाया हुआ है। फैक्टर 8 का रिच सोर्स है क्रायो प्रेसिपिटेट। जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, वहाँ पर आप ये फैक्टर 8 दोगे, ठीक है। दोस्तों एक और क्रायो प्रेसिपिटेट से रिलेटेड चीज़ थी, आपको याद होगा, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, याद है, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। ये किस फैक्टर्स का रिच सोर्स होता है, बता सकते हो? ये रिच सोर्स होता है फैक्टर 9 और फिब्रिनोजेन का। बच्चों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप ना लेक्चर्स पुराने ज़रूर पढ़ा करो, है ना। ये आपकी नोटबुक्स में भी लिखवाया होगा, बिकॉज जब पुरानी बातें नहीं याद आती ना तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। हर लेक्चर के लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है, फॉर एवरी लेक्चर आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड, बिलीव मी, राइट। सो प्लीज़ डू रीड वट एवर हैज़ बिन टॉट इन दी पास्ट। इसका नाम, कोई ऑल्टरनेटिव नेम आपको पता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा? Poor man's albumin. वेरी गुड, पुअर मैन्स एल्ब्यूमिन एक और नाम होता है, पुअर मैन्स। ये भी आपको आना चाहिए क्योंकि बड़े जोर लगा के समझाया था। ओके, इन एन एमरजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड विदाउट क्रॉस मैचिंग? O negative. ओ नेगेटिव, याद रखना, ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर, ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, एंटीजन नहीं होगा नेगेटिव में। ए बी पॉजिटिव, एंटीबॉडी नहीं होगी पॉजिटिव में, दैट इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। कुछ कुछ याद है? ये बहुत ही ट्रिकी सा टॉपिक है जिसमें मैं खुद कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप मेरी हेल्प करना। ब्लड ग्रुप ए में अग्लूटिनोजेन कौन सा होता है? और अग्लूटिनिन कौन सा होता है? एंटी बी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन या ग्लूटिनोजेन क्या होता है? और अग्लूटिनिन क्या होता है? एंटी ए। ओ में अग्लूटिनोजेन क्या होता है? तभी इसको किसी को भी दान किया जा सकता है, एंटीजन या एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा ना, जब इसमें एंटीजन नहीं है तो इसको किसी को भी दिया जा सकता है। और इसमें अग्लूटिनिन कौन सा होता है? एंटी ए एंड बी, ठीक है। ए बी में अग्लूटिनोजन होते हैं, ए एज वेल एज बी, पर इसमें एंटीबॉडी नहीं होता, तभी ये किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज ही नहीं है उसके अगेंस्ट रिएक्ट करने के लिए। सो ओ नेगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर, ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्वेश्चन नंबर 34 का आप आंसर बताइए। हार्टमैन सोल्यूशन में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कौन सा नहीं होता?
Bicarbonate. The bicarbonate. कोई और सोल्यूशन बता सकते हो जिसमें बाइकार्बोनेट नहीं होता? Darrow's solution. डैरोस सोल्यूशन। सो डैरोस सोल्यूशन में किस चीज़ में रिच होता है? Potassium. पोटाशियम। ठीक है। नेक्स्ट, रिवाइज ट्रॉमा स्कोर बाय चैंपियन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो ये मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ अपने नोट्स में से, आप बताओ कि कौन सी चीज़ इसमें नहीं है। फ़ोटो देख के बताओ। ग्लासगो कॉमा स्केल नहीं है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट नहीं है कि पल्स रेट? Pulse rate. पल्स रेट दिख रहा है सभी को? रिवाइज ट्रॉमा स्कोर चैंपियन, इसमें पल्स रेट नहीं होता। नेक्स्ट इज पॉट्स पफी ट्यूमर। पॉट्स पफी ट्यूमर क्या होती है? ये एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस होती है। ठीक है। सो इट कैन बी ड्यू टू ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ स्कल और एनी अदर इन्फेक्शन। ठीक है। सो दिस इज, रिमेंबर, दिस इज अ मिसनोमर, दिस इज नॉट अ ट्यूमर बट दिस इज जस्ट ए स्वेलिंग, एन इन्फेक्शन। ठीक है। सो इमीडिएट ड्रेनेज इज रिक्वायर्ड along with the course of antibiotics. So it's an extradural abscess. एक टर्बन ट्यूमर होता है, नाम बता सकते हो क्या? किसे टर्बन ट्यूमर कहते हैं? टर्बन ट्यूमर, सिलेंड्रोमा इज नोन एज अ टर्बन ट्यूमर। सिलेंड्रोमा, टर्बन ट्यूमर। नेक्स्ट इज द सिस्टिक हाइग्रोमा। दोस्तों ये बच्चा देखो, ये बच्चा सिस्टिक हाइग्रोमा से सफ़र कर रहा है। क्या होता है, ध्यान से सुनो। जब हमारा लिम्फेटिक सिस्टम डेवलप कर रहा होता है, ठीक है, सो नेक में मल्टीपल सैक्स होते हैं, इनको बोलते हैं अलोंग द जुगलर वेन्स, इनको बोलते हैं जुगलर लिम्फ सैक्स। ठीक है। सो धीरे धीरे जैसे नेक की डेवलपमेंट होती है, ये जुगलर सैक्स ना एक दूसरे से जुड़ जाते हैं पूरी तरह से। ठीक है। बट कई लोगों में, कई बच्चों में ये जुड़ नहीं पाते प्रॉपरली। ठीक है। तो जहाँ जुड़ नहीं पाते, फिर आपको पता है क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट करना शुरू कर जाता है और ऐसे स्वेलिंग बन जाती है नेक की, जिसको बोलते हैं हाइड्रोसील ऑफ द नेक। एक्चुअली तो हाइड्रोसील टेस्टिस से रिलेटेड है ना, आपको पता होएगा हाइड्रोसील, जब टेस्टिस में पानी भर जाता है। बट ये सेम चीज़ नेक में हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोसील ऑफ द नेक। कई लोग इसको बोलते हैं लिम्फेंजियोमा, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं, लिम्फेंजियोमा। कई लोग इसको बोलते हैं हाइड्रोसील ऑफ द नेक। तो ये मल्टीपल ट्रांस इल्यूमिनेंट स्वेलिंग्स दिखेंगी, शाइनी स्वेलिंग्स इन द नेक। ठीक है। सो दैट इज नोन एज द सिस्टिक हाइग्रोमा, ऑल्सो नोन एज, नोट्स में से देख के बोल रहा हूँ, कवर्नस लिम्फेंजियोमा और हाइड्रोसील ऑफ द नेक। दिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स चिल्ड्रन because lymphatic system develops from jugular lymph sac. At times the portion of the sacs gets separated from the lymphatic system and it persists. Okay, proper fusion नहीं हो पाता, and it is filled with lymph after few weeks and it expands. Remember, this is a fluctuant and a brilliantly trans-illuminant swelling. ठीक है। क्योंकि ये सैक्स होते हैं, सैक्स अलग हो गए, तो याद रखना एक सैक पे अगर आप जोर लगाओगे ना, तो ये फ्लूइड दूसरी तरफ चला जाएगा। यहाँ पे जोर लगाया तो फ्लूइड नीचे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्रॉस फ्लक्चुएंस टेस्ट इज पॉजिटिव। क्रॉस फ्लक्चुएंस टेस्ट इज पॉजिटिव। तो इनकी अपेयरेंस कैसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिखना, सोप बबल अपेयरेंस, सोप बबल अपेयरेंस। तो इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये स्केलरोजेंट सोल्यूशन है। स्केलरोजेंट समझते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये स्केलरोजिंग सोल्यूशंस हैं, OK32, 432 या पिकाबेनिल।
ये स्क्लेरोसिंग एजेंट्स इंजेक्ट करने पड़ते हैं. अगर इनसे ना रिलीफ मिले देन यू हैव टू ओपन द नेक. So bupal appearance, brilliantly transilluminant swellings, congenital hydrocele of the neck और lymphangioma. किसको बोलते हैं? सिस्टिक हाइग्रोमा. याद रखोगे? सिस्टिक हाइग्रोमा. दोस्तों सार्डोनिक ग्रिन इज रिलेटेड टू, अच्छा पहले ये देख लो, दिख रहा है हाइड्रोसील ऑफ द नेक बच्चे का क्या हाल हुआ है? बिकॉज जुगलर लिम्फ सैक्स हैव सेपरेटेड एंड फेल्ड टू फ्यूज. राइट? Excuse me, sir. Yes, please. So, sir, then what will be the answer for this question? Sir, hydrocele and lymphangioma, both options are given. Question number 37. Yes, sir. साहिबा देख बेटे, वही बताता हूँ. हाइड्रोसील क्या होता है कि टेस्टिस में, अब मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ हाइड्रोसील क्या होता है. हाइड्रोसील होता है जब टेस्टिस में फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाती है ड्यू टू सम रीज़न. सो एक्चुअली व्हाट इज़ हाइड्रोसील? हाइड्रोसील इज़ अ लीजन ऑफ द टेस्टिस. ठीक है? तो हाइड्रोसील है, टेस्टिस में पानी भर रहा है, बट यहाँ में नेक में पानी भर रहा है. फोटो दिख रही है? नेक में ऐसे फ्लूइड अक्यूमुलेट कर रहा है. सो इसको बोल देते हैं हाइड्रोसील ऑफ द नेक. अगर यहाँ होता ना हाइड्रोसील ऑफ द नेक, देन इट वुड बीन अ मैटर ऑफ डिबेट. तब हम कह सकते थे कि डिबेटेबल है. बट यहाँ सिर्फ हाइड्रोसील लिखा है, दैट इज डेफिनेट. ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन लिखी हुई है. इट शुड हैव बीन हाइड्रोसील ऑफ द नेक. इफ इट इज जस्ट हाइड्रोसील, इट इज रिलेटेड टू टेस्टिस. इफ इट इज हाइड्रोसील ऑफ द नेक, देन इट इज सिस्टिक हाइग्रोमा और लिम्फेंजियोमा. Yes, sir. Thank you, sir. ओके बच्चों, सार्डोनिक ग्रिन कैसी होती है? सार्डोनिक ग्रिन होती है एक अजीब सी तरह की सटैरिकल, एक मज़ेदार सी हंसी होती है. मेरे फेवरेट एक्टर हैं अक्षय खन्ना जी. अक्षय कुमार नहीं कह रहा, अक्षय खन्ना, ही इज़ माय फेवरेट एक्टर. वो ऐसी ग्रिन देते हैं. अब आप उनकी मूवी देखना, वो मूवी में आपको ग्रिन दिखेगी उनकी, बहुत ही अच्छी ग्रिन देते हैं. सो ये सार्डोनिक ग्रिन दिखती है टेटनस के केसेस में जहाँ स्पाजम हो जाता है. देख रहे हो? सार्डोनिक ग्रिन, टेटनस. कई लोग इसको राइसस सार्डोनिकस भी बोलते हैं. सम पीपल इन सम टेक्स्ट बुक ऑफ सर्जरी इट इज ऑल्सो मेंशन्ड एज राइसस सार्डोनिकस. टेटनस में आज मैम ने भी पढ़ाया क्या हो जाता है? स्पाजम हो जाता है मसल्स का. ट्रिस्मस, स्पाजम ऑफ मैसेटर, लॉक जॉ. लॉक जॉ कहाँ होता है? टेटनस में. लॉक जॉ. पीठ का बता सकते हो क्या हश्र होएगा टेटनस में? पीठ का Opisthonos appearance. ओपिस्थोटोनस, यानी कि ये जो बैक होती है ये ऐसे आर्च्ड हो जाती है. आर्च्ड बैक एज सीन ऑन द जूम विंडो. आर्च्ड बैक, ये एग्जाम में पक्का आएगा, इसलिए जूम विंडो की तरफ देखो, नीचे की तरफ मत देखो. इसको बोलते हैं ओपिस्थोटोनस. Opisthotonus, arched back as seen on the zoom window, seen in tetanus. Next question. Which one? Question number 39. Which of the following structures is not removed in radical neck dissection? So remember, phrenic nerve is never removed. है ना? डायफ्राम को सप्लाई करता है, उसको नहीं रिमूव करेंगे, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी अगर फ्रेनिक नर्व को रिमूव कर दिया तो. ठीक है? सो आपको याद है, आपको मैंने नेक डिसेक्शन में अलग अलग वेराइटीज़ बताई थी. एक था MRND, मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन. उसकी क्या विशेषता थी, कोई बता सकता है? मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन, एनीबडी, एनी ऑफ यू? नहीं याद? Structures preserved वेरी are गुड.
नॉर्मली क्या होता है, जितने हम नेक डिसेक्शंस की बात करते हैं ना, हम ये बताते हैं उनमें कि किन स्ट्रक्चर्स को रिमूव किया गया वाइल डाइसेक्शन ऑफ द लिम्फ नोड्स। बट MRND एकमात्र ऐसा डिसेक्शन है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि किन स्ट्रक्चर्स को सेव किया गया, राइट। सो MRND 1 में हम प्रिजर्व करते हैं स्पाइनल एक्सेसरी को, MRND 2 में हम प्रिजर्व करते हैं स्पाइनल एक्सेसरी को और जुगलर वेन को, MRND 3 में हम प्रिजर्व करते हैं एक्सेसरी को, जुगलर वेन को और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को। ठीक है। एक आपको मैंने टर्म बताई थी SOHND, पता है उसका फुल फॉर्म? सुप्राओमोहॉइड नेक डिसेक्शन। सुप्राओमोहॉइड नेक डिसेक्शन। तो काफ़ी टाइम लगा के आपको समझाया था, उसको ज़रूर पढ़ना। दोस्तों ये अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। जो मैंने आपको अभी प्रोटोकॉल बताया है, ये सबसे पुराना प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं बोकास प्रोटोकॉल। जूम विंडो में दिख रहा है बोकास प्रोटोकॉल। आजकल ना जो जैसे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो ओरल सर्जरी में, तो एक कैंसर की इतनी मोटी किताब है, एक्चुअली इतनी मोटी है, मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा, इतनी मोटी किताब है वो आपको पढ़ने को बोलेंगे। उसका नाम है जतिन शाह, डॉक्टर जतिन शाह, स्टिल अलाइव, ही इज़ अ ग्रेट कैंसर सर्जन। सो मैं आपको जतिन शाह सर का प्रोटोकॉल बता देता हूँ। लिख लो जतिन शाह's प्रोटोकॉल फॉर नेक डिसेक्शन। MRND 1 preserves spinal accessory nerve. MRND 2 preserves spinal accessory nerve and sternocleidomastoid. MRND 3 preserves accessory nerve, sternocleidomastoid and internal jugular vein. अभी आपके मन में आ रहा होगा कि फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है, आपको याद होगा बोकास प्रोटोकॉल में हम यहाँ पे एक्सेसरी नर्व के साथ जुगलर वेन को बचाते थे। पुराने प्रोटोकॉल में एक्सेसरी नर्व के साथ जुगलर वेन को बचाते थे, यहाँ पे मसल को पहले बचा रहे हैं। ठीक है। और 3 में हम क्या करते थे, हम तीनों को बचाते थे। ठीक है ना। सो दिस इज डॉक्टर जतिन शाह's प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज, आप आंसर बताओ। सिस्ट्रंक ऑपरेशन इज डन फॉर Fistula and fistula. थायरोग्लॉसल सिस्ट एंड थायरोग्लॉसल फिस्चुला के रिमूवल के लिए कैसा इंसिजन देंगे? मल्टीपल ट्रांसवर्स इंसिजन्स अलोंग द लेंथ ऑफ द थायरोग्लॉसल ट्रैक्ट। ठीक है। जब हम पैरोटिड में मल्टीपल इंसिजन्स देते हैं फॉर ड्रेनेज ऑफ पैरोटिड एब्सेस, उसको क्या कहते हैं? कौन सा मेथड? पैरोटिड एब्सेस को ड्रेन करने के लिए जब मल्टीपल इंसिजन देते हैं उसको बोलते हैं हिल्टन्स मेथड। आपने दोस्तों एनाटमी में पैरोटिड ग्लैंड पढ़ा हुआ है, 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो वो चौरसिया सर की बुक में ना अप्लाइड एनाटमी एक होती है, अप्लाइड एनाटमी, उसमें भी मेंशन किया हुआ है फर्स्ट ईयर में, हिल्टन्स मेथड ऑफ ड्रेनेज ऑफ एब्सेस। क्वेश्चन नंबर 41, अ कोल्ड नड्यूल इन थायराइड सिंटी स्कैन मीन्स, बताओ जी। कोल्ड नड्यूल आज भी हमने पढ़ाया है इसको। एक ऐसा नड्यूल जो नॉन फंक्शनिंग है और मलिग्नेंट भी हो सकता है। ठीक है। थायराइड यही है ना आंसर? इज दिस द आंसर? Yes, sir. बच्चों ये 3 तरह के नोड्यूल्स थे, फिर बता रहा हूँ। एक तरह का नोड्यूल जो डाई को टेकअप ही नहीं करता, ठीक है, कोल्ड नोड्यूल। एक ऐसा नोड्यूल जो डाई को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह टेकअप करता है,
बाकी ग्लैंड ले रहा है कि नहीं ले रहा, बट ये बहुत ज़्यादा डाई टेकअप करेगा। इसको कहते हैं हॉट नोड्यूल, Hot nodule. ठीक है। और एक ऐसा नोड्यूल जो डाई को टेकअप कर रहा है और पूरा ग्लैंड भी डाई को टेकअप कर रहा है, हाइपरथायराइडिज्म में देखा जाता है। सो दिस इज़ वार्म नोड्यूल, ठीक है। तो आपको एक्चुअली सेंटीग्राफी की पिक्चर्स एग्ज़ाम में आएंगी, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी होंगी। और ये क्वेश्चन मैं आपको ना भेजूंगा 2021, पिछले से पिछले नीट में क्वेश्चन भी आया, आप पेपर देख लेना चाहिए, ठीक है। सो कोल्ड नोड्यूल, हॉट नोड्यूल, वार्म नोड्यूल। काफ़ी डिटेल में समझाया था जब थायराइड पढ़ाया था। Dear friends, what is Hashimoto's disease? It's an autoimmune thyroiditis. याद है आपको Hashimoto's disease? Yes, sir. Autoimmune thyroiditis. 43 number question, pretibial myxedema. Again, it is a misnomer. Pretibial myxedema is seen in Graves disease. Graves disease और hyperthyroidism. Actually, myxedema दिखता है hypothyroidism में, बट ये एक मिसनोमर है। प्रीटिबियल मिक्सोडीमा, जो पैरों के पाँव हैं, एंड्स हैं, वो सूज जाएंगे बिकॉज ऑफ हाइलुरोनिक एसिड डेपोजिशन, ठीक है। किस में? ग्रेव्स डिजीज में। सो प्रीटिबियल मिक्सोडीमा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कॉमनेस्ट थायराइड मैलिग्नेंसी कौन सी है? Papillary carcinoma. पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड स्प्रेड्स थ्रू डैश Via lymphatics. via lymphatics. Samoma bodies are seen in dash Papillary. Papillary. papillary carcinoma of thyroid, cyst adenoma of the ovary and meningioma. सही बोल रहा हूँ? Meningioma. Yes, meningioma, sir. meningioma। फिर एक खास तरह के न्यूक्लियाई दिखते हैं पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में, Orphan Annie. ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई, Orphan ठीक है। ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई, ठीक है। ये रहा ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। विच कार्सिनोमा शोज वैस्कुलर इन्वेजन एंड कैप्सुलर इन्वेजन? follicular carcinoma, Follicular carcinoma. Which carcinoma shows local invasion? Anaplastic carcinoma, है ना? Anaplastic carcinoma. So we have the video of thyroid. थायराइड से वीडियो शूट करने शुरू कर दिए थे, तो आप मेरे से ले सकते हो अगर आपको लेक्चर सुनना हो, इफ़ यू कैन टॉलरेट मी अगेन फॉर फ्यू आवर्स। ओके, अगला आप बताओ 47th क्वेश्चन। A carcinoma which develops from a scar. Marjolin ulcer. ये मार्टोरेल को चॉइस ए क्या होता है? चॉइस ए मार्टोरेल अल्सर, Hypertensive. हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। मेलेनीज अल्सर क्या होता है? Post operative. ये फोटो देखो, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्टेड वुंड्स, वहाँ पे ये मेलेनीज अल्सर बनता है, ठीक है। बाजिन अल्सर क्या है? In young adolescent girl. Young adult. दिल की बाजी कौन लगाएगा? यंग लोग ही लगाएंगे, है ना। सो बाजिन अल्सर, बाजी, बाजिन अल्सर, ओके। नेक्स्ट इज ईगल्टन्स क्राइटेरिया इज रिलेटेड टू कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। ये एक ट्रायड होता है, नोन साइट ऑफ इन्फेक्शन। ईगल्टन्स क्राइटेरिया, known site of infection, paralysis. Number 2 is paralysis of 3rd, 4th and 6th cranial nerves. Known site of infection, number 1. Number 2 is paralysis or paresis. Paresis is weakening. Paresis of 3rd, 4th and 6th cranial nerves. बच्चों बता सकते हो थर्ड नर्व किसको सप्लाई करती है, कौन सी मसल ऑफ आई को? थर्ड नर्व का नाम बता सकते हो? थर्ड नर्व
ओकुलोमोटर। सो आई की मेजॉरिटी मसल्स को ओकुलोमोटर सप्लाई करता है, ठीक है। फोर्थ नर्व बता सकते हो कौन सी होती है? ट्रॉक्लियर, ये किसको सप्लाई करती है, आई को, मसल को? सुपीरियर ऑब्लिक, SO4। और सिक्स्थ नर्व कौन सी होती है? अबड्यूसेंस, यही होती है ना। ये सप्लाई करती है लेटरल रेक्टस को। तभी ये फार्मूला है जो कि चौरसिया सर की बुक में भी दिया हुआ है। ये मेरा अपना गुरु मंत्र नहीं है, ये चौरसिया सर की बुक में दिया हुआ है। SO4 LR6। जिसने चौरसिया पूरी तरह पढ़ी हुई है ना, वो कभी इसको मिस नहीं कर सकता। SO4 सुपीरियर ऑब्लिक सप्लाइड बाय फोर्थ नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व। लेटरल रेक्टस सप्लाइड बाय सिक्स्थ नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व। SO4 LR6। सो ईगल्टन्स क्राइटेरिया की बात कर रहे थे। नोन साइट ऑफ इन्फेक्शन, पैरेसिस ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ नर्व्स, एंड तीसरा है प्रोटॉप्सिस ऑफ द आई बिकॉज ऑफ वीनस कंजेशन। प्रोटॉप्सिस ऑफ आई बिकॉज ऑफ वीनस कंजेशन, ईगल्टन्स क्राइटेरिया। Next question 49. No surgical procedure should be performed in the patient with thrombocytopenia. बच्चों 80,000. thrombocytopenia मतलब प्लेटलेट कम हो गए। Thrombocytes are platelets. Unless the platelet count is greater than 80,000. एक्चुअली जो वैल्यू होती है वो होती है 75,000। 75,000 से ज़्यादा प्लेटलेट काउंट हो तभी सर्जिकल प्रोसीजर करना चाहिए, ठीक है। But since 75,000 is not the option, so greater than 80,000. इस क्वेश्चन पे ना आप स्टार लगा लो कॉपी में, ये PGI में पक्का पूछेंगे। 100% एक्सपेक्टेड इन PGI JRship। 100% एक्सपेक्टेड इन PGI JRship एग्जाम। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट बता सकते हो कितना होता है? 1,50,000 to 4,50,000 क्यू मिलीमीटर इज द नॉर्मल। लिख लो इसको, वैल्यू पैड। 1,50,000 से लेके 4.5 लाख, लाखों में होता है प्लेटलेट्स, याद रखोगे। प्लेटलेट्स आर इन लैक्स, नॉट इन थाउजेंड्स, ठीक है। सो ये 1.5 लाख से अगर कम हो जाए प्लेटलेट्स, हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। इफ प्लेटलेट काउंट इज लेस देन 1,50,000 वी कॉल इट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। सर्जरी करते समय स्वीयर ब्लीडिंग कब हो सकती है? जब 40,000 से 70,000 प्लेटलेट काउंट हो। तभी हमने कभी भी इतने कम ब्लड काउंट पे सर्जरी नहीं करनी। कम से कम कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 75,000, है ना, या ग्रेटर देन 80,000। कोई बता सकते हो डिजीज, कॉमन डिजीज जहाँ पे प्लेटलेट काउंट बहुत ही कम हो जाता है, लाखों से हजारों में आ जाता है? डेंगू, मच्छर, है ना। एक मच्छर आदमी को क्या क्या बना सकता है। तो याद रखना, ध्यान से सुनो, अगर प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम हो जाए तो सडन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, सडन ब्लीडिंग कॉमनली कहाँ से होती है? गम से, गम से, नोज से। तो एक डेंटिस्ट जो है, मान लो आपके पास कोई मरीज़ आता है जिसके गम से स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो रही है, सो ये भी एक मन में सस्पिशन आना चाहिए। डेंगू, डेंगी फीवर, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग शुरू हो जाती है व्हेन प्लेटलेट काउंट गेट्स बिलो 20,000। तो फिर ऐसे केस में क्या करते हैं? प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करते हैं। याद रखना, डेंगी के केस में फ्लूइड रिससिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फ्लूइड्स देने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेंगी के केस में। सो स्टार लगा के लिख लो, माइनर ओरल सर्जिकल प्रोसीजर कैन ओनली बी डन इफ द प्लेटलेट काउंट इज अबव 80,000 और अबव 75 to 80,000. Minor oral surgical procedure can only be done when the platelet count is above 75 to 80,000. दोस्तों
हैंड्स कितना एरिया ऑक्यूपाई करते हैं? 1%। ठीक है, जो रूल ऑफ 9 था वो रूल ऑफ 9 ये पूरा इसकी बात कर रहा था। ठीक है, अगर हमने सिर्फ हैंड का सरफेस एरिया देखना है तो इसका तरीका होता है, बचपन में शायद आपने किया हो, कि ये हाथ को एक पीस ऑफ पेपर रख लो और फिर ट्रेस करो। ठीक है, जो ट्रेसिंग बनेगी उसको कट कर लो, सो दैट विल डिपिक्ट द करेक्ट बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द हैंड। ठीक है, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू अ चार्ट नोन एज द, इसका स्पेशल नेम है लंड एंड ब्रोडर चार्ट। लंड एंड ब्रोडर चार्ट, मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ। लंड एंड ब्रोडर चार्ट जो कि बॉडी सरफेस एरिया को तवज्जो देता है, इंपॉर्टेंस देता है। लंड एंड ब्रोडर चार्ट। Just have a look at this chart, please. So, ये जो लंड एंड ब्रोडर चार्ट है, दिस गिव्स इंपॉर्टेंस टू द टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, इसका इन्होंने नाम भी रखा हुआ है, आई थिंक टी टोटल बॉडी, TBSW, टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है ना। सो ये जो हैंड है, दिस ऑक्यूपाइज 1% ऑफ। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने 9 मार्क किया होगा। अच्छा, आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। अगर आपने कोई भी सर्जरी की टेक्स्ट बुक पढ़ी है, स्पेशली एस दास, है ना, तो उसमें स्ट्रेट अवे ये लाइन लिखी हुई है, आप खोल के देखना। अगर आपको चाहिए मेरे से ले लेना है टेलीग्राम ऐप पे, दैट हैंड्स ऑक्यूपाई 1% ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया। दिस इज द स्ट्रेट पिक फ्रॉम एस दास बुक। एस दास से उठाया हुआ क्वेश्चन है, राइट। ओके, सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट। फ्लूइड रिससिटेशन बड़ों में जल्दी से बता दो कैसे करोगे? बर्न्स के केस में बड़ों में क्या दोगे? रिंगर लैक्टेट। बच्चों में क्या दोगे? आइसोलाइट पी। किस फार्मूला से? टोटल बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से आपने फ्लूइड देना है। पार्कलैंड फार्मूला, ब्रुक्स फार्मूला एंड गैवलस्टोन फार्मूला। इन फार्मूले को भी याद रखना पड़ेगा, वो तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिमेंबर द फार्मूलाज एज वेल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताओ, व्हाट इज द फैक्टर 8 रिप्लेसमेंट इन हेमोफीलिया ए? क्या दिया जाता है? क्रायोप्रेसिपिटेट। सो दिस इज अ रिच सोर्स ऑफ फैक्टर 8। ओके, नेक्स्ट बताओ, इन अ ब्लड बैंक प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड एट 20 to 24 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 5 days। 3 to 4. जो प्लेटलेट्स हैं उनकी एक नॉर्मल इंसान में कितना लाइफ स्पैन होता है? 1 वीक। बट इन द स्टोर्ड ब्लड, जिसे हम बैंक्ड ब्लड कहते हैं, उसमें उनका लाइफ स्पैन रह जाता है 3 से 5 दिन। वैसे बता सकते हो ब्लड को किस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है? -4 degree. -4 degree. ±2। ठीक है, blood loss of above 40% of blood volume is what type of hemorrhage? क्लास 1 कितना ब्लड लॉस होता है? 15%। Class 4. क्लास 1 कितना लॉस होता है? अप टू 15%। क्लास 2 कितना होता है? 15 से 30%। क्लास 3 कितना होता है? 30 से 40%। क्लास 4 होता है ग्रेटर देन 40%। ये शायद लिखवाया भी होगा आपको, ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। अगर अभी तक आपने वैल्यू पैड में नहीं लिखा तो प्लीज़ लिख लो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास ऑफ हेमरेज, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ फॉर योर एग्ज़ाम। अभी किसी पीजीआई या किसी एग्ज़ाम में पूछी गई है मुझे, अब आई कांट रिमेंबर, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है. 15% क्लास 1, 15 to 30, 30 to 40, greater than 40. फिफ्टी फोर्थ क्वेश्चन का आप लोग बताओ. फाइन नीडल एस्पिरेशन 15%. साइटोलॉजी कैन नॉट Follicular. डायग्नोस Follicular follicular carcinoma. why? Because follicular carcinoma shows dash Capsular. Angioedema. angioedema. ओ तेरी दी Angio invasion. एंजियो इन्वेजन. देखो Sorry, रट्टा sir. नहीं मारना, सुनो ध्यान से. ये गलती किसी से भी हो सकती है. फॉलिकुलर कार्सिनोमा थायराइड का कैंसर है. ठीक है, ज़्यादा थक जाते हैं तो ऐसा होता है. ये ब्लड वेसल्स को भी इन्वेड करता है, उसको बोलते हैं एंजियो इन्वेजन. और ये कैप्सूल को भी इन्वेड करता है. थायराइड का भी आपको पता होगा कैप्सूल होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स. ये कैप्सूल को भी इन्वेड करता है, कैप्सूलर इन्वेजन. तो वो एक छोटी सी नीडल नहीं डिटेक्ट कर सकती. वो तो जब आप हिस्टोलॉजी की स्लाइड बनाओ या फ्रोजन सेक्शन बनाओ तभी डिटेक्ट कर पाएंगे. फिर पूछ रहा हूँ, FNAC कौन सी गेज की नीडल से ली जाती है? 23. 23 gauge. 23 गेज नीडल. नेक्स्ट इज द कर्टन साइन इज एसोसिएटेड विद स्वेलिंग्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड. ठीक है, कर्टन साइन में क्या होता है कि यहाँ पैरोटिड ग्लैंड में ना यहाँ स्वेलिंग हो जाती है कान के पास. तो बड़ी बार ये ईयर लोब्यूल भी उठ जाएगा जब पैरोटिड ग्लैंड का स्वेलिंग होगी. बट वो पैरोटिड मेसेट्रिक फेशिया ना बहुत ही ज़्यादा टेंस रखता है ग्लैंड को. तो आप जब उसको मूव करने की कोशिश करोगे मैक्सिमम वो चीक बोन जाइगोमेटिक आर्च तक ही मूव करेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा. तो आपको समझ रहे हो, कन्फाइन में रखा हुआ है, पर्दे में रखा हुआ है. पर्दा है, पर्दा, गाना सुनना. ठीक है, तो ये आगे नहीं जा पाएगा. दिस इज द कर्टन साइन पैरोटिड स्वेलिंग्स में. Please see the deflected ear lobule because of the swelling of the parotid, and whenever you are moving the parotid swelling it would never go above the zygomatic arch. उसकी confine में ही रहेगा. एक तरह का वो पर्दा है या कर्टन है जो उसको संभाल के रखेगा उस बाउंड्री में. दोस्तों 56th क्वेश्चन आप बताओ, टिनल साइन क्या होता है? Start of nerve. नर्व जेली. तो ये Nerve नर्व healing. रीजनरेशन होती है एट द रेट ऑफ ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर पर डे. एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे. लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये ऑप्थेमोलॉजी का क्वेश्चन है, याद रखना. ENT और आई के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में. हमारे टाइम में हम कैसे पढ़ते थे, इतनी मोटी मोटी किताबें आती थी, मुदित खन्ना और अमित आशीष, शायद आज भी अवेलेबल हो अमेज़ॉन पे. वहाँ से हम मेडिकल के क्वेश्चंस तैयार करते थे. उनको पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम लगता होता था, तो हमारी IENT ठीक लेवल की होती थी. सो ये रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है, ये बच्चों में देखा जाता है. बच्चों क्या है, रेटिना इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई, द नर्वस टिश्यू ऑफ द आई. नॉर्मली जो बच्चों रेटिना के सेल्स हैं ना, उनका एक लाइफ स्पैन होता है, कुछ टाइम के बाद वो शेड कर जाते हैं. बट कुछ लोगों में एक जीन होती है रेटिनोब्लास्टोमा जीन, RB जीन. कहाँ लोकेटेड होती है? ऑन क्रोमोसोम नंबर 13. कुछ बच्चों में इसकी म्यूटेशन हो जाती है और वो जो रेटिना के सेल्स हैं ना, वो शेड अवे नहीं होते, शेड ऑफ नहीं होते, इकट्ठे होते जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है आई पे. इंसान ब्लाइंड हो सकता है. और इसकी जो सबसे बुरी बात है कि ये स्प्रेड कर सकता है. इट कैन स्प्रेड, इट कैन स्प्रेड. सो दैट इज़ वाई इट इज़ डेंजरस. आपको एक फ़ोटो भेजता हूँ, पहले वो देखो. सो दिस इज गोइंग टू स्प्रेड वाया विच नर्व? ऑप्टिक नर्व, राइट? सो ये क्लास, हाँ थोड़ी देर बाद काइंडली करिएगा. टुडे इज संडे. आज संडे का दिन है.
Yes, sir. कि तो ज़्यादातर वही किसी भी इंसान को यही लगता है कि संडे का दिन है तो डॉक्टर डेफिनेटली फ्री होगा, बट उनको ये नहीं पता कि ये पर्टिकुलर डॉक्टर संडे के दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है काफ़ी सालों से। आपको एक फ़ोटो भेजनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली जब भी आप एक डार्क रूम में किसी की आई को चेक करते हो, है ना, तो आई जो है ना, हल्की धीमी लाइट में, टॉर्च की लाइट में रेड कलर की या ब्लैक कलर की दिखती है, रेडिश, ठीक है। बट जिनको ये रेटिनोब्लास्टोमा की बीमारी होती है, अनफॉर्चुनेटली ऐसे बच्चों में ल्यूकोकोरिया होता है। ल्यूकोकोरिया दिख रहे हो, वाइट सी हुई हुई है आँख। सो दिस ल्यूकोकोरिया इज डायग्नोस्टिक ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। तो ये ना कोई बहुत अनकॉमन ट्यूमर भी नहीं है। मैंने खुद से ऐसे कुछ बच्चों को देखा है और उन पर बहुत दया आती है। यू फील वेरी बैड फॉर दो स्मॉल चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन सम ऑफ देम आर जस्ट अबाउट टू गेट ब्लाइंड, ठीक है। तो ये आई थिंक राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर है, याद रखना, एपेक्स आई सेंटर, एम्स न्यू दिल्ली में, वहाँ पे ऐसे बच्चों का इलाज होता है, ठीक है। या चेन्नई में एक बड़ा फेमस सेंटर है शंकरा नेत्रालय, शंकरा नेत्रालय, साउथ इंडिया, वहाँ पे ऐसे बच्चों को लेके जाया जाता है, ठीक है। सो रेटिनोब्लास्टोमा जीन है क्रोमोसोम नंबर 13 में, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये स्प्रेड करता है और ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। नॉर्मल पर्सन व्हेन लाइट इज शोन द आई अपीयर्स रेड और ब्लैकिश इन कलर, बट इन सच चिल्ड्रन कंडीशन ऑफ ल्यूकोकोरिया इज seen. सो मैंने आपको कुछ और भी बताना था, बट आई थिंक वो मैं कल बताऊंगा। आप लोग थक गए हो, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 6 o'clock। सो आई थिंक मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और कल की क्लास में हम मिलेंगे शाम को, ठीक है। राइट, सो विल द सैटरडे क्लास इज़ गोइंग टू बी हेल्ड टुमारो, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू, राइट। सो आई होप यू विल रीड दिस टेस्ट अगेन, डू रिवाइज दिस टेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, थैंक यू, sir. थैंक यू एवरीबडी।